Hello students, welcome back to our YouTube चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणा और वाद विवाद सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको थर्ड यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट के सेकेंड यूनिट का 6th चैप्टर रचनावाद के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड, जो आपका DSC 6 का सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणा और वाद विवाद, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स है, उसकी जो थर्ड यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकेंड यूनिट का जो 6th चैप्टर था रचनावाद, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो कुछ अवधारणाओं के ऊपर रहने वाली है, जैसे कि आपकी शक्ति की अवधारणा, संप्रभुता की अवधारणा, साम्राज्य की अवधारणा और अंतर्राष्ट्रीय आदेश। तो इन सभी अवधारणाओं के बारे में हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की अवधारणा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति वह क्षमता होती है जिससे एक राष्ट्रीय संगठन अपने हितों को आगे बढ़ाने और दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम होता है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें शक्ति एक प्रकार की क्षमता होती है जिससे कि जो एक राष्ट्र होता है या संगठन होता है वो अपने हितों को आगे बढ़ाता है और जो दूसरों के व्यवहार है उसको प्रभावित करने में सक्षम होता है। यह अवधारणा यथार्थवादी सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। शक्ति को विभिन्न तरीकों से मापा और वर्गीकृत किया जाता है। जो आपकी शक्ति की अवधारणा होती है उसको यथार्थवादी सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और उसको विभिन्न तरीके से मापा और वर्गीकृत किया जाता है। तो अब हम उन प्रकारों को देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले बताया मैक्स वेबर जी ने। उन्होंने बताया शक्ति से तात्पर्य है कि सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक कर्ता दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करना। मैक्स वेबर जी ने यह बताया कि शक्ति से एक प्रकार की इस प्रकार की क्षमता है कि जो सामाजिक संबंधों के अंतर्गत जो एक कर्ता होता है वो दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को चलाता है। दूसरा आपका लासवेल जी ने बताया, उन्होंने शक्ति प्राप्त करने होना है कुंजी निर्णय लेने की प्रक्रिया और पारस्परिक संबंधों में शामिल। फोर्थ आपका मार्गेनथाउ जी ने बताया, राजनीतिक शक्ति की परिभाषा मुख्यतः आम शक्ति एवं आम जनता के पारस्परिक संबंध के मध्य अस्तित्व के नियंत्रण पर बल देती है। जो आपके राजनीतिक शक्ति है वो आम शक्ति एवं आम जनता के पारस्परिक संबंधों के मध्य अस्तित्व के नियंत्रण पर बल देती है। और जो इस लेखक की अन्य परिभाषा है उसके अनुसार शक्ति व्यक्ति की एक ऐसी क्षमता होती है जो दूसरे व्यक्तियों के विचार और क्रियाओं को प्रभावित कर सकती है। तो अब हम शक्ति के प्रकार देख लेते हैं। जो आपकी शक्ति है उसको दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें आपका सबसे पहला आती है हार्ड पावर, कठोर शक्ति, और दूसरा आपका आता है सॉफ्ट पावर, मृदु शक्ति। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कठोर शक्ति, हार्ड पावर। यह सैन्य और आर्थिक शक्ति का उपयोग करके दबाव बनाने, डर पैदा करने या बल प्रयोग के द्वारा लक्ष्य हासिल करने का तरीका है। जो आपकी कठोर शक्ति है ये इस प्रकार की शक्ति होती है जिससे हम सैन्य और आर्थिक शक्ति का उपयोग करके दबाव बनाते हैं या किसी के अंदर कोई डर पैदा करते हैं या बल प्रयोग के द्वारा अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, वो सभी कठोर शक्ति के अंतर्गत आता है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे कि युद्ध, सैन्य आक्रमण या आर्थिक प्रतिबंध। दूसरा आपका आता है मृदु शक्ति, सॉफ्ट पावर। यह सांस्कृतिक, कूटनीतिक और नैतिक प्रभाव के द्वारा अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका है। इसमें किसी देश के विचार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, शैक्षिक प्रणाली या लोकतांत्रिक मान्यताएं दूसरे देशों को प्रभावित करती है। जो आपकी मृदु शक्ति है यह सांस्कृतिक, कूटनीतिक और नैतिक प्रभाव के द्वारा अपने लक्ष्य को हासिल करती है और इसमें देश के विचार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, शैक्षिक प्रणाली और लोकतांत्रिक मान्यताएं दूसरे देशों को प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का उपयोग देशों के जो आपसी रिश्तों, नीति निर्धारण और वैश्विक निर्णय है उन पर असर डालता है। कठोर शक्ति जहाँ जल्दी परिणाम देती है, वहीं मृदु शक्ति लंबी अवधि में सशक्त और स्थिर संबंध बनाती है। तो ये हमने शक्ति के प्रकार देख लिया। अब हम देख लेते हैं आपका दूसरा टॉपिक, दूसरी अवधारणा, संप्रभुता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संप्रभुता राज्य के निर्णय लेने और कानून व व्यवस्था के रखरखाव पर अंतिम नियंत्रण पर शक्ति या अधिकार है।
जो आपका संप्रभुता है वो राज्य के निर्णय लेने और कानून व व्यवस्था के रखरखाव पर अंतिम नियंत्रण पर शक्ति या अधिकार है। राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सबसे विभाजक शर्तों में से संप्रभुता सीधे राज्य और सरकार स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के चुनौतीपूर्ण सिद्धांतों से जुड़ी है। जो आपकी संप्रभुता है वो राज्य और सरकार स्वतंत्रता और लोकतंत्र के जो चुनौतीपूर्ण सिद्धांत हैं उनसे जुड़ी हुई है। संप्रभुता शब्द जो लैटिन शब्द सुपरानस से आया है, इसका मूल रूप से अर्थ सर्वोच्च शक्ति है। जो आपका संप्रभुता है इसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता का मतलब एक देश या राज्य की सर्वोच्च और स्वतंत्र शक्ति, जिसके तहत वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के पूर्ण नियंत्रण और निर्णय लेने की क्षमता रखता है। जो आपका संप्रभुता है उसके अंतर्गत ये होता है, जो आपका कोई देश या राज्य होता है वो स्वयं में ही सर्वोच्च होता है। वो किसी भी बाहरी मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के पूर्ण नियंत्रण से अलग होता है और अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं होता है। इसमें दो प्रमुख पहलू होते हैं, जिसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं आंतरिक संप्रभुता, दूसरा बाह्य संप्रभुता। तो सबसे पहले हम आंतरिक संप्रभुता देख लेते हैं। एक राज्य का अधिकार अपने आंतरिक मामले जैसे कि कानून, प्रशासन, नागरिक अधिकार उनको नियंत्रित करने का। दूसरा बाह्य संप्रभुता, एक राज्य की स्वतंत्रता कि कोई अन्य बाहरी शक्ति या देश उस पर दबाव नहीं डाल सकता या हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह राज्य की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। अब हम देख लेते हैं संप्रभुता को क्या क्या चुनौती है, उसके सामने क्या क्या चुनौती है। संप्रभुता को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो वैश्विक और स्थानीय स्तर पर उत्पन्न हो रही है। जो आपका संप्रभुता है उसको वैश्विक और स्थानीय स्तर पर बहुत सारी चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए हम उन चुनौतियों को देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्विक स्तर पर व्यापार, संस्कृति और प्रौद्योगिकी का तेजी से फैला हुआ है, जिससे देशों के आंतरिक मामलों में भारी हस्तक्षेप बढ़ा है। जो आपका वैश्विक स्तर है उस पर व्यापार, संस्कृति और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, जिससे जो देश के आंतरिक मामले हैं उनमें भारी हस्तक्षेप बढ़ा है। इससे एक राष्ट्र की संप्रभुता कमजोर हो सकती है, क्योंकि कई बार देशों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संगठनों के तहत निर्णय लेने पड़ते हैं। इससे जो आपकी वैश्वीकरण है इससे राष्ट्र की संप्रभुता कमजोर हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो देश होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संगठनों के तहत भी निर्णय लेने पड़ते हैं। दूसरा आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधियों का दबाव। संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं देश पर ऐसे नियम और संधियां लागू करती है जो उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। जो आपके संयुक्त राष्ट्र हो गया, विश्व व्यापार हो गया और अन्य प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, वे कभी कभी देशों पर ऐसे नियम और संधियां लागू करती है जिससे कि उनके निर्णय प्रभावित होते हैं। कभी कभी इन संधियों को मानने के लिए देशों को अपनी संप्रभुता से समझौता करना पड़ता है, तो उन निर्णयों को उनको मानना पड़ता है, जिससे कि उनकी संप्रभुता पर प्रभाव पड़ता है। थर्ड आप देख सकते हैं आंतरिक संघर्ष और विद्रोह। किसी राज्य के भीतर अलग अलग जाति, धर्म या क्षेत्रीय आधार पर संघर्ष और विद्रोह होते हैं, जो राज्य की आंतरिक संप्रभुता को चुनौती देते हैं। जो आपका राज्य होते हैं उसके भीतर अलग अलग जाति, धर्म या क्षेत्रीय आधार पर संघर्ष और विद्रोह होते हैं, जो कि राज्य की आंतरिक संप्रभुता को चुनौती दे देते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि क्षेत्रीय अलगाववादी आंदोलन या नागरिक संघर्ष। फोर्थ आपके सामने आता है सुरक्षा चुनौतियाँ। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सीमा पार से हमले और अन्य सुरक्षा खतरे राज्यों की बाह्य संप्रभुता को प्रभावित करते हैं, और इन चुनौतियों के चलते जो देश होते हैं वे अपने सुरक्षा तंत्रों को मजबूती से बनाए रखते हैं। कभी कभी इससे दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन भी हो सकता है। जो आपकी ये चुनौतियाँ बताइए, इन चुनौतियों के कारण संप्रभुता की जो अवधारणा है उसको पुनः परिभाषित करें और उसे एक नई वैश्विक संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण हो गया है। अब हम देख लेते हैं जो आपकी अगली अवधारणा है साम्राज्य, एम्पायर। साम्राज्य एक ऐसा राज्य या शासन होता है जो एक विशाल भूभाग पर अधिकार रखता है और कई विभिन्न क्षेत्रों, देशों या जातियों को नियंत्रित करता है। जो आपका साम्राज्य है वो एक प्रकार का राज्य या शासन होता है जिससे कि एक विशाल भूभाग पर अधिकार कायम रहता है और वो विभिन्न क्षेत्रों, देशों और जातियों को नियंत्रित करता है। साम्राज्य अक्सर सैन्य शक्ति, राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक संसाधनों के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्रों को फैलाता है। जो साम्राज्य है वो सैन्य शक्ति, राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक संसाधनों के माध्यम से ही अपने प्रभाव क्षेत्रों को फैलाता है। साम्राज्य में एक केंद्रीय शक्ति होती है जो उपनिवेशों, प्रदेशों या विभिन्न देशों का नियंत्रण करती है,
जैसे कि आप देख सकते हैं सम्राट या साम्राज्य की सरकार। साम्राज्य की जो मुख्य विशेषता होती है वो ये होती है कि इसमें विभिन्न सांस्कृतिक, जातीय और धार्मिक समूह होते हैं जो एक ही केंद्रीय सत्ता के तहत काम करते हैं। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य और रोमन साम्राज्य। तो ये हमने साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया। अब हम देख लेते हैं साम्राज्य और राष्ट्र राज्य में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम साम्राज्य देख लेते हैं। साम्राज्य एक बड़ा राजनीतिक रूप है जिसमें कि जो केंद्रीय सत्ता होती है वो कई अलग अलग क्षेत्र, देश या जातियों का नियंत्रण करती है। और जो साम्राज्य है उसमें विभिन्न युद्ध, सैन्य शक्ति और औपनिवेशिक शासन के माध्यम से शासन होता है। और इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य। दूसरा आपका आता है राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट। राष्ट्र राज्य एक राजनीतिक इकाई है जिसमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक संप्रभु सरकार होती है और जो वहाँ के लोग होते हैं वे एक साझा राष्ट्रीय पहचान रखते हैं। यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र होता है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर स्वतंत्र इकाई के रूप में पहचाना जाता है। राष्ट्र राज्य में आमतौर पर एक ही जातीयता या सांस्कृतिक पहचान होती है। उदाहरण में आप देख सकते हैं भारत, फ्रांस और जापान। अब हम इनके कुछ मुख्य अंतर देख लेते हैं, जिसमें साम्राज्य में विभिन्न जातियाँ और संस्कृति एक केंद्रीय सत्ता के तहत आती है, जबकि जो राष्ट्र राज्य होता है उसमें साझा राष्ट्रीय पहचान और एकीकृत संस्कृति होती है। तो अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इंटरनेशनल सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मतलब देशों, राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच के रिश्ते और उनके कामकाज के तरीके। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसमें देश, राष्ट्र और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच रिश्ते और कामकाज होते हैं उनके तरीके आते हैं। यह नियमों, मानकों और प्रक्रियाओं का एक समूह है जो आपके विभिन्न देशों के बीच संवाद, सहयोग और संघर्ष को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कुछ प्रमुख पहलू होते हैं जिनमें आप सबसे पहला देखते हैं वैश्विक संस्थाएं और संगठन, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, WTO विश्व व्यापार संगठन, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि देशों के बीच सहयोग, शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून, जो देशों के बीच व्यवहार और अधिकार होते हैं उनके बारे में जो स्थापित नियम और कानूनी ढांचा है, जैसे कि आप मानवाधिकार, व्यापारिक कानून और युद्ध नियम आदि देख सकते हैं। थर्ड आपका आता है राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते। देशों के बीच जो कूटनीतिक संबंध होते हैं, जैसे कि राजनयिक मिशन, संधियाँ, समझौते, जो कि देशों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। फोर्थ आपके आते हैं सैन्य और सुरक्षा सहयोग। देशों के बीच सुरक्षा संबंध, जो कि सामूहिक सुरक्षा प्रणालियाँ और सैन्य गठबंधन, जैसे कि आप नाटो देख सकते हैं, उन सभी को शामिल करते हैं। तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम भी देख लिया हमने। अब हम एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम देख सकते हैं कि जो वैश्विक शासन है वे इस प्रकार के विविध घटक औपचारिक रूप से लंबे समय तक चलने वाले ढांचों को स्थापित करने के लिए एक साथ आएंगे, जो आपके सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता और व्यवस्था की गारंटी दे पाए। कि जो आपका वर्तमान समय में है उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक ध्रुवीय व्यवस्था है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता है और इसके कारण ही वैश्विक शक्ति के रूप में चीन का तेजी से उदय हुआ। और जो ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, SCO जैसे कि शंघाई सहयोग संगठन जो क्षेत्र है उन आदि ने दिखाया है कि जो 21वीं सदी है उसमें विश्व बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। तो ये हमने एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहने वाला है, जो आपकी शक्ति की अवधारणा है उसको आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर ज़रूर दें। तो ये था आपका थर्ड यूनिट जिसमें मैंने आपको कुछ अवधारणाओं के बारे में बताया है, जिसमें आपकी शक्ति, संप्रभुत्व और साम्राज्य की अवधारणाएं थी। उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गए होंगे। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपकी 4th यूनिट की लास्ट यूनिट की रहने वाली है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हैं। और एंड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
थैंक यू, हैव अ गुड डे।